Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. सो गाइस चैप्टर नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आपने प्रीवियस पार्ट्स भी देख लिए होंगे, और अगर आपने 6th क्लास और 7th क्लास की NCERT नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा और आई होप वो आपको अच्छे से समझ जाएगी। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3। चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि जिस कद्र को नवाब बना दिया गया था, फिर जब बिजरिस कद्र नवाब बन गए तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने भी बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह बना लिया। हम चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं ना कि जितनी भी जनता थी उन सब ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता बना लिया और उन्हें कहा कि आप हमारे विद्रोह को लीड कीजिए, उसका नेतृत्व कीजिए। तो बिजरिस कद्र ने भी यही किया, बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह मान लिया और उनकी माँ बेगम हज़रत महल, बहुत ही फेमस नेम, और इसी के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे मेन तो क्या विमेन भी पीछे नहीं थी विद्रोह में अपना सहयोग करने के लिए। यहीं पर देख लीजिए ना कि देखिए माँ कौन, बेगम हज़रत महल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई माय फेवरेट, वो भी विद्रोहियों का साथ देने आ गई थी और उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे, जो कि उनके गुरु भी थे, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को शस्त्र विद्या सिखाई थी, मतलब उनको लड़ाई करना सिखाया था, तो वो उनके गुरु भी थे। उनके सहयोग से उन्होंने अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम थी, तो उसका रिज़ल्ट क्या मिला कि उनकी कई मोर्चों पर ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म हो चुका है और अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। गाइस देखिए, कोई भी वॉर करने के लिए देखिए इम्पॉर्टेंट तो होती है जनसंख्या, मतलब आपके पास कितने लोग हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपके पास शस्त्र कितने हैं, मतलब आपके पास हथियार कितने हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका आत्मविश्वास, कि अगर आपके सामने कोई भी चैलेंज आए तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। ये जो चैलेंज होता है ना, वो टैकल करने के लिए भी आत्मविश्वास चाहिए होता है, जो कि इस टाइम तक हमारे देश के काफ़ी लोगों के पास आ चुका था, वो भी बहुत गहरा। खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ, मतलब अपने सीनियर को टेलीग्राम भेजा कि उसने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया। क्या था कि हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं, एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो मालूम पड़ गया ना कि टाइटलर ने अपने कमांडर ऑफ चीफ को कैसे बताया कि अंग्रेज़ कितनी बुरी तरह हमारे देश के सिपाहियों से, हमारे विद्रोहियों से डर गए थे। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी ही कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक बड़ी संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। देख रहे हैं, सारे दिल्ली की ओर ही मूव कर रहे थे। वे इस बगावत में एक व्यक्ति साबित हुए, बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम, मतलब जब मैं छोटी थी, आई थिंक 6th और 7th क्लास में भी कुंवर सिंह जी के बारे में हमें पढ़ाया गया था कि अंग्रेज़ों से लड़ाई करते हुए पता नहीं क्या हुआ, वो जा रहे थे या क्या हुआ, वो नदी पार कर रहे थे, तो उनके
एक हाथ में, बाएं पता नहीं दाएं हाथ में अंग्रेज़ों की गोली लग गई थी, तो उन्होंने दूसरे हाथ से अपना गोली लगा हुआ हाथ काट दिया, ये कहकर कि अंग्रेज़ों की गोली ने मेरे हाथ को छू लिया है और मेरा पूरा शरीर अपवित्र हो इससे पहले मैं इस शरीर के अंग को ही काट देना चाहता हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही किया। बिहार के एक पुराने ज़मींदार कुंवर सिंह जी ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई करते रहे। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। कंपनी का पलटवार, इतना कुछ होने के बावजूद भी कंपनी ठंडे चूल्हे नहीं बैठी, आराम से नहीं बैठी और अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोहियों को कुचलने का फैसला कर दिया। उन्होंने इंग्लैंड से फौजी मंगवाए और विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून भी बनाए। विद्रोहियों के मुख्य केंद्रों पर धावा बोला और सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में भेज दिया और इन्हें आखिरी मुगल सुल्तान ने इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे, उन्होंने अंतिम सांस ली। अंग्रेजों का दिल्ली पे कब्जा हो जाने का मतलब ये नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे थे, मान नहीं रहे थे, खुद को हार मानने पे वो कह नहीं रहे थे कि मतलब हम हार मानेंगे, लगे पड़े थे। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। 1858 में मार्च लखनऊ के अंग्रेजों के कब्जे में चला गया लखनऊ, और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, मतलब वो हार गई और उन्हें मार दिया गया। तात्या तोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। छापामार युद्ध हम हमारे शिवाजी वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे एक बार एक हल्का सा रिवीजन और, छापामार युद्ध उस युद्ध को कहते हैं कि जब आमने सामने लड़ाई ना होकर, जब कहीं से कोई सेना ऐसे ही नॉर्मली गुजर रही होती है और उन पे अचानक से अटैक करके उनको हार्म करके, मतलब उनको हानि पहुंचा के अचानक से छिप जाना, उसको बोलते हैं छापामार युद्ध। जैसे आजकल बड़ी फेमस है ना इनकम टैक्स की रेड, उस टाइप से, ठीक है। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली असफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोहियों की ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत भी टूटने लगी थी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ भी छोड़ दिया और अंग्रेजों ने भी क्या किया कि भाई आगे से ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि एक बार हो गया तो कंट्रोल हो गया, दूसरी बार हो गया तो कंट्रोल ना भी कर पाए, तो अंग्रेज़ों ने लोगों का साथ लेने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। परंपरागत अधिकार का मतलब जो उनका अधिकार ऑलरेडी था वही बना रहेगा, कोई भी अधिकार अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं छीना जाएगा। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं, मतलब खुद को सरेंडर कर देते हैं, और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी भी बनी रहेगी। बावजूद इसके सैकड़ों सिपाहियों और विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं के ऊपर केसेस चलाए गए और उनको फांसी पर भी लटका दिया गया। विद्रोह के बाद के साल कैसे गए हमारे इंडिया के? अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे, क्योंकि लोगों को कुछ कॉन्फिडेंस आ चुका था। भले कुछ टूट गया था बट कुछ आ भी गया था, ठीक है।
तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए जो वो इस टाइप से थे कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। ये पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी में जब वो कहते हैं ना कि जो कौन कौन से एक्ट अंग्रेज़ों द्वारा भारत में लाए गए, तो उन एक्ट्स में इम्पॉर्टेंट एक्ट ये भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के पास चले गए थे। अब गाइस आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब ये क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी, अब साम्राज्य। देखिए यहाँ पे हल्का सा हम पॉइंट समझते हैं कि पहले ठीक है, जो शासन चला रही थी वो एक प्राइवेट कंपनी चला रही थी, ठीक है। बट अब जब ये शासन है वो हैंडओवर किसको होता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक एग्जांपल से समझें, मतलब कि जैसे मान लीजिए इंडिया का कोई एक बंदा है, ठीक है, वो दूसरे देश में गया बिजनेस करने, ठीक है, बंदा है कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, उसने अपनी कंपनी खोल रखी, वो चला गया। पर जब वहाँ पे पंगे हो गए तो दूसरे देश में कंट्रोल कर लिया इंडियन गवर्नमेंट ने। मतलब पहले तो जो शासन टाइप है वो सिर्फ वो एक इंसान कर रहा था, पर फिर बाद में मोदी जी ने क्या किया, वहाँ पे अपना कंट्रोल ले लिया। ऐसे करके हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को और ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे शासन से संबंधित मामलों को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है, और इसको बहुत अच्छे से इलैबोरेशन आपको पॉलिटी के उसमें मिल जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय का ओहदा दिया गया और इसी प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। निजी मतलब कि अगर वो बंदा भारत से रिलेटेड कोई भी हुक्म देता है तो ये माना जाएगा कि इंग्लैंड के राजा या रानी उस टाइम जो भी होंगे उन्होंने वो हुक्म दिया है। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। सेकंड नंबर पे क्या हुआ, देश के सभी शासकों को भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, उनकी ज़मीनों पर कब्जा नहीं किया जाएगा और अपनी रियासत, अपने वंशज, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को भी सौंपने की छूट दे दी गई, ठीक है। उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। मतलब कि जो ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया थी उस टाइम, उसको अपनी रानी स्वीकार करे। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई, ठीक। मतलब भारतीय शासकों को ये तो कहा कि भैया आप शासन चलाओ पर हमारे अंडर होकर चलाओगे। और ये किसने बोला? ब्रिटिश साम्राज्य ने। नंबर 3 पे क्या हुआ, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने के लिए और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया। वो क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ना कि 1857 की क्रांति, सिपाही विद्रोह, जब जन विद्रोह बन गया था, ठीक है, तो सिपाही ज़्यादा थे इंडिया के, इस वजह से उन लोगों ने क्या सोचा कि जो इंडियंस है ना उनको कम कर देंगे और यूरोपियन जो सोल्जर्स है उनकी हम संख्या बढ़ा देंगे। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब वो लोग क्या करेंगे, गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही को भर्ती करेंगे। क्योंकि पहले तो उन्होंने पूरे देश से ले रखा था ना, इस वजह से पूरे देश में ही ये विद्रोह छा गया। पर अब उन लोगों ने क्या कहा कि भाई एक पर्टिकुलर ये एरिया है, हम सिर्फ यहीं से लेंगे। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्हीं ने खड़ा किया है, ठीक है। पर इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि मतलब हिंदू और मुसलमान में थोड़ी गड़बड़ होने लगी। शक था अंग्रेजों का, बट इसका इफेक्ट आप लोग देख सकते हैं कि आज तक भी इंडिया पर है।
और गाइस अब टाइम है पड़ोसियों के यहाँ पे झांकने का। जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है कि हम अपने पड़ोसियों को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। पड़ोसियों के यहाँ झांके बिना तो जो इंडियन फैमिलीज़ है उनका दिन ही नहीं गुजरता। तो ऐसे ही हम चलते हैं अब चाइना पे। 1857 में जब भारत विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिण भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो गया। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ था और 1860 के मध्य में जाकर ख़त्म हुआ। हंग जिकुआंग के नेतृत्व में हज़ारों मेहनतकश गरीब लोग, मतलब मेहनतकश इन द सेंस जो मजदूर लोग थे, उन लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ी और इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ताइपिंग विद्रोह, क्योंकि ये NCERT में दिया गया है। तो चाहे आप एकेडमिक्स एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें से ये क्वेश्चन फंसने के चांसेस है कि ताइपिंग विद्रोह किस टाइम हुआ था, क्योंकि ये वाला विद्रोह हमारे भारत के महान विद्रोह के टाइम में ही हुआ है, ठीक है। हंग जिकुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। बौद्ध धर्म चीन में फैला, ये सब आपको पता है। और ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहाँ ईसाई धर्म को माना जाए और जहाँ किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहाँ सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहाँ अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोहियों को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद दी, ठीक है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। सो प्लीज़ गाइस, डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, ताकि ये वाले पार्ट्स फटाफट से ख़त्म करके मैं रामशरण शर्मा पर भी आ जाऊं और आपको NCERT के साथ साथ रामशरण शर्मा के नोट्स भी मिल जाए। सो गाइस, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।